हेलो। मुझे बस 1 मिनट का समय देंगे आप लोग, फिर हम शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, जस्ट 1 मिनट दीजिए। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास की आखिरी क्लास में। ये लास्ट क्लास होगी मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की। फिर इसके बाद हम बात कर रहे होंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने प्राचीन भारत की बात की है, अ, आधुनिक भारतीय इतिहास की। फिर से आपको शॉर्ट नोट बनाना होगा, मैं आपको लिखवा रहा हूँगा चीज़ों को, जिसकी शुरुआत हम मंगलवार से करेंगे। ठीक है। अब रविवार और सोमवार आपकी क्लास नहीं होगी एनसीईआरटी की। मंगलवार से हम सीधा शुरुआत करेंगे, जब हम आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। और पाठ्यक्रम की चर्चा करने के साथ साथ भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का अध्ययन करेंगे। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया को भी हम स्टडी कर रहे होंगे। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कल हमने अकबर के बारे में पढ़ लिया था, हमने शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ लिया था, बाबर का हमने अध्ययन किया था, हुमायूं के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो आज की क्लास में हम जहांगीर की बात करेंगे, शाहजहां की बात करेंगे, और इसके अलावा हम औरंगजेब की चर्चा करेंगे। और फिर हम मराठों के तहत महाराज छत्रपति शिवाजी की चर्चा करेंगे, और मराठों के उत्कर्ष को भी हम समझ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में जहांगीर मुगल सम्राट बनता है, अगला मुगल शासक बनता है। अब याद रखें, ये वो समय है जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होने वाला है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जहांगीर के शासनकाल में आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण हुआ था, जो गठन हुआ था, वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। जब अकबर भारत में रूल कर रहे थे, तब ब्रिटेन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, लेकिन उन्हें भारत आने में समय लगा। वो 1608 के आसपास भारत पहुंच पाए, तो भारत आने में उन्हें समय लग गया। तो जब वो भारत आते हैं, तो उस समय भारत में जहांगीर का शासन चल रहा है। इससे पहले ही भारत में पुर्तगाली कंपनी आ गई है। पुर्तगाली कंपनी मुगल साम्राज्य के गठन से पहले आ चुकी है।
1498 में पुर्तगाली कंपनी भारत आ गई है, जब भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन चला। जब इंडिया में दिल्ली सल्तनत रूल कर रही है, आई गेस लोधी वंश का शासन चल रहा है, सिकंदर लोधी शासक है, उस समय वास्को डिगामा भारत आ चुका। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य है, उस समय वास्को डिगामा इंडिया आ चुका है 1490। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बीच में वो डच भी आ जाएंगे, भारत डच पहले आ जाएंगे, ठीक है, तो डच पहले इंडिया आ जाएंगे, फिर ब्रिटिश, फिर बहुत बाद में 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आएगी। तो जहांगीर का जो शासनकाल रहा है 1605 से 1627 का, लगभग 25 सालों का शासनकाल रहा है। जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 को हुआ था। पिता का नाम अकबर, माता का नाम जोधाबाई, और फतेहपुर सीकरी में जन्म हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और यह नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। तो ये बात हमें लगातार देखने के लिए मिल रही है, चाहे हम बाबर का अध्ययन करें, कि सूफी संतों का महत्व बहुत ज्यादा है और जितने भी शासक हैं वो सूफी संतों को बहुत महत्व दे रहे हैं। और ये महत्व कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से हम देख रहे हैं। माना जाता है कि जब महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ तो उसी के साथ सूफी इज्म भारत में आने लगा। धीरे धीरे करके वो सूफीज्म भारत में बढ़ता गया। कुतुबुद्दीन ऐबक और बाद के मुस्लिम शासकों ने सूफी पंथ को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। आर्ट एंड कल्चर में आप बहुत डिटेल में भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जहांगीर के बचपन का नाम सलीम रखा गया था। 24 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु के बाद ये अगला मुगल शासक बना और इसकी मृत्यु 1627 में आगरा में हुई, जबकि इसका मकबरा लाहौर में बना हुआ है, शाहदरा में इसका मकबरा बना हुआ है। अगर हम इसके कार्यों की चर्चा करें तो इसने विवाह किया था, आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से विवाह किया था। शाह बेगम, उससे खुसरो नाम का पुत्र हुआ। मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, उससे खुर्रम नाम का पुत्र हुआ। और सबसे मशहूर जो इसका विवाह है वो 1611 में जो इसने नूर जहां से विवाह किया था। प्रमुख पुत्रों में खुसरो, इसे अर्जुन देव का समर्थन प्राप्त था। फिर परवेज, इसे महावत खान का समर्थन प्राप्त था। फिर खुर्रम, खुर्रम को जहांगीर का समर्थन प्राप्त था। और जो शहरयार है, इसे नूर जहां का समर्थन प्राप्त था। अब ये आपस में लड़ रहे हैं उत्तराधिकार के लिए। खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार ये आपस में लड़ते रहेंगे कि अगला शासक कौन बनेगा। नूर जहां यह ईरान निवासी मिर्जा गुआस बेग की पुत्री थी। इसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। यह सवाल पूछा जाता है। 1594 में नूर जहां का विवाह अली कुली बेग से हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर ए अफगान की उपाधि प्रदान की थी। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज के त्योहार पर मेहरुन्निसा को देखा और मई 1611 में विवाह कर लिया। तो मेहरुन्निसा का वो दूसरा विवाह है। पहला विवाह नूर जहां का अली कुली बेग से हुआ था। जहांगीर ने उसे नूर महल और नूर जहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने उसे नूर महल और नूर जहां की उपाधि भी प्रदान की और नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इत्माद उद्दौला की उपाधि धारण की। अब गुआस बेग कौन है? इसके पिता हैं। तो गुआस बेग का बहुत कद बढ़ जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में उसे शाही दीवान बनाया गया। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को बहुत उच्च पद दिए गए और नूर जहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया था। तो नूर जहां के बारे में बस 2-3 बातें आपको याद रखनी है। उसके बचपन का नाम याद रखिएगा, मेहरुन्निसा। वह ईरानी मूल की व्यक्ति थी। तो जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों का प्रभाव बहुत बढ़ेगा, विशेष तौर पर जब 1611 में नूर जहां से शादी हो जाएगी जहांगीर की। उसके बाद तो और भी ज्यादा
जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। और नूरजहां की जो माँ है अस्मत बेगम, इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया था कि गुलाब से इत्र कैसे निकाला जाता है। इसके बाद जहांगीर का जो शासनकाल है इसे चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग्स कहा जाता है। और वाकई में जहांगीर के समय में जो पेंटिंग्स बनी है वो बहुत कमाल की पेंटिंग है। जहांगीर खुद एक पेंटर था, उसे बहुत पसंद था पेंटिंग करना, और पेंटर्स को उसने बहुत सराहा है, बहुत ज़्यादा सराहा है पेंटर्स को। तो जहांगीर से पहले मात्र ग्रंथ के विषयों पर चित्रकारी होती थी। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई पुस्तक है, अब पंचतंत्र है, मान लीजिए कि पंचतंत्र में किसी शेर की कहानी दी गई है, तो उसी कहानी के आधार पर चित्र बना दिए जाते थे। लेकिन जहांगीर के बाद पहली बार हमें देखने मिलेगा कि अब लोगों के चित्र बनाए जा रहे हैं, पक्षियों के चित्र बनाए जा रहे हैं, इमारतों के चित्र बनाए जा रहे हैं। अब जो लोग देख रहे हैं उसी की चित्रकारी होने लगी। तो एक प्रकार से अब लाइव जो पेंटिंग है उसकी शुरुआत हो गई। अपने चित्र खुद बनवाने लगे शासक। तो इन सब चित्रों की शुरुआत अब होने लगेगी। उसके अलावा आगरा में चित्रशाला का निर्माण किया जहांगीर ने, जिसका अध्यक्ष आगा खान को बनाया था। हमजा नामा का विषय चित्रकला है। हमजा नामा नाम की पुस्तक है जिसमें पूरा चित्रकला से संबंधित जानकारी दी गई है। और जहांगीर के दरबार में आगा रजा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, विशनदास, मनोहर, गोवर्धन जैसे चित्रकार थे। और भी बहुत चित्रकार थे। आगरा की चित्रशाला में कहा जाता है किसी भी समय लगभग 100 से ज्यादा चित्रकार हुआ करते थे। मोर देन 100 पेंटर्स एट एनी टाइम आपको मिल जाएंगे। और वो 100 पेंटर्स भारत के सबसे मशहूर चित्रकार हुआ करते थे। तो आगरा की चित्रशाला में कई चित्रों का निर्माण हुआ है। ये देखिए उसी प्रकार का एक चित्र है जिसमें ऊपर राजा बैठे हुए हैं, प्रजा है, राज दरबार को दिखाया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से देखिए आप चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये भी चित्रकला का ही एक उदाहरण है। इस प्रकार के चित्र बनने लग रहे हैं अब। ठीक है, इसके बाद आगे देखें तो साहित्य का विकास भी जहांगीर के शासनकाल में अच्छा हुआ है। जहांगीर के द्वारा एक किताब लिखना शुरू की गई, तुजुक ए जहांगीरी। बेसिकली ये बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी से बहुत ज्यादा प्रभावित था और चाहता था कि जिस तरह बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, ठीक उसी तरह मैं भी अपनी एक आत्मकथा लिखूं। तो उसने लिखना शुरू किया तुजुक ए जहांगीरी के नाम से, पर पूरा नहीं कर पाया। इसको पूरा किया था मौत बिंद खान ने। तो मौत बिंद खान ने इसको पूरा किया। तो जो तुजुक ए जहांगीरी है उसको कहा जाता है कि एक ऐसी किताब है जो आधी आत्मकथा और आधी जीवनी है, हाफ ऑटोबायोग्राफी और हाफ बायोग्राफी है। क्योंकि आधी किताब जहांगीर ने खुद लिखी और आधी किताब को फिर मौत बिंद खान ने लिखा था। इसकी भाषा फारसी थी। फारसी मुगलों की राजकीय भाषा है दोस्तों। जो पर्शियन है वो मुगलों का लैंग्वेज है। संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि भी जहांगीर ने प्रदान की थी। इसके अलावा वास्तुकला में एतमाद-दौला का मकबरा बनवाया गया। तो नूरजहां द्वारा अपने पिता ग्यास बेग की मृत्यु के बाद एतमा-उद-दौला का मकबरा बनवाया गया था। ये पहली मुगल कालीन इमारत है जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर बनी है। ये देखिए एतमा-उद-दौला का मकबरा, ये पहली मुगल कालीन इमारत है जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी है। और इसमें पितरा दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया है। मतलब ये जो काम आप देख रहे हैं ना, ये 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 यहाँ पर पेंटिंग्स, यहाँ ये इसमें पितरा दुआ श्रेणी का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद जहांगीर का मकबरा, तो लाहौर में रावी नदी के किनारे जहांगीर का मकबरा बनवाया गया और ये भी नूरजहां ने ही बनवाया था उसकी मृत्यु के बाद। अशोक का जो प्रयाग स्तंभ है, समुद्रगुप्त और साथ ही साथ जहांगीर ने भी अपनी जानकारी उसमें निकलवाई थी। तो ये बड़ी बात है कि जो
अशोक का प्रयाग स्तंभ है, उसमें जहांगीर ने अपनी जानकारी भी ऐड करवाई। तो प्रयाग स्तंभ से अशोक की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है और जहांगीर की जानकारी मिलती है। ठीक है। यूरोपीय यात्रियों की हम बात करें तो जहांगीर के शासनकाल में पहला अंग्रेज अधिकारी जो मुगल दरबार में आया वो था कैप्टन हॉकिंस, और राजा जेम्स प्रथम का दूत था। और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। दूसरा, टॉमस रो भी इसी के शासनकाल में आया था, और टॉमस रो भी अंग्रेज अधिकारी है। एक डच यात्री भी आया था, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, और उसने एक किताब लिखी है रिमॉन्स्ट्रेटी, जिससे बहुत जानकारी मिलती है मुगल काल की। और फिर विलियम फिंच नाम का एक व्यक्ति और एडवर्ड टेरी नाम का एक व्यक्ति आया था। अब देखो, हॉकिंस के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। कहानी इस समय कुछ इस तरह है दोस्तों कि भारत के व्यापार पर पुर्तगाली का प्रभुत्व स्थापित है, और मुगल दरबार में भी पुर्तगाल का प्रभुत्व स्थापित है हर जगह पर, क्योंकि पुर्तगाल कुल 100 साल से ज्यादा भारत में हो चुके हैं। तो भारतीय राजाओं के साथ, भारतीय व्यापारियों के साथ उनके संबंध बेहतर हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला कारखाना सूरत में खोलना चाहती थी, और इन्होंने यहाँ पर तैयारी भी कर ली थी। लेकिन सूरत में कारखाना खोलने के लिए इन्हें मुगल दरबार की अनुमति आवश्यक थी, मुगल एम्परर की परमिशन बहुत जरूरी थी। तो कैप्टन हॉकिंस जाता है जहांगीर से मिलने, और जहांगीर से रिक्वेस्ट किया कि हम सूरत और दूसरी जगह पर जहां जहां मुगलों का शासन है वहां पर फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ ये जो फैक्ट्री शब्द है, इस फैक्ट्री शब्द का अर्थ है वेयर हाउस, कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है ये। यहाँ पर जो फैक्ट्री वर्ड है इसका मतलब क्या है? वेयर हाउस, कि हम यहाँ पर एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, हमें अनुमति दे दीजिए। लेकिन जहांगीर ने ये अनुमति नहीं दी, क्योंकि पुर्तगालियों से जहांगीर को बहुत बड़ा टैक्स मिलता था, और पुर्तगालियों से उनके संबंध भी बहुत अच्छे थे। हालांकि जो हॉकिंस है वो फारसी भाषा में बात करता था, टर्किश भी बोलता था, पर्शियन भी बोलता था। तो ये बड़ा इंप्रेस हो गया, एक गोरा व्यक्ति। अब आप आज भी देख लो भैया, आज भी हम कितना इंप्रेस हो जाते हैं। अगर कोई गोरा व्यक्ति सिर्फ नमस्ते कर दे तो अरे बिल्कुल खुश, पागल हो जाते हैं, अपने बाल लोच लेते हैं अपने खुशी में। और जब अपन जाते हैं वहां इंग्लिश बोलते हैं तो उन्हें कोई शौक नहीं लगता, उनके लिए नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये भी बड़ा खुश हो गया। इसने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी, 400 का मनसब प्रदान किया, बहुत बड़ा टाइटल हो गया। लेकिन परमिशन नहीं मिली। ठीक है, तो जब फिर क्या करना होगा? फिर अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में गुजरात के पास एक युद्ध होगा, स्वाली का युद्ध, बैटल ऑफ स्वाली। स्वाली के युद्ध में अंग्रेज पुर्तगालियों को हरा देंगे, और फिर पुर्तगालियों के प्रभाव में कमी होगी। और जब टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आएगा तब उन्हें अनुमति मिल जाएगी, तब उन्हें फैक्ट्री खोलने की परमिशंस मिल जाएंगी। ठीक, तो ये हमें देखने के लिए मिलता है। हॉकिंस को नहीं मिली क्योंकि पुर्तगाली प्रभाव ज्यादा है, लेकिन टॉमस रो को ये परमिशंस मिल जाएंगी। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, आगरा के किले के शाह बुर्ज और यमुना के तट पर स्थिर पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। और इसे जिस तरह से इल्तुतमिश ने एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, ठीक उसी तरह जहांगीर ने भी आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। और इस न्याय की जंजीर का उद्देश्य यही था कि कोई भी व्यक्ति जब न्याय की जंजीर को प्रेस करता था या उसे बजाता था तो उसे सुल्तान के पास ले जाया जाता, बादशाह के पास ले जाया जाता, और तुरंत उसे न्याय दिया जाता था, जस्टिस दिया जाता था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जालंधर के निकट भैरावल का युद्ध हुआ, इसमें जहांगीर की जीत हो गई। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिलवा दी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। अब ये बात आप देखें तो ये जो बेटे हमने पढ़े थे कि जहांगीर के जो बेटे हैं
चार बेटे हैं। खुसरो, तो खुसरो से जहांगीर की नहीं बनेगी, क्योंकि खुसरो ये प्रयास करेगा कि वो जहांगीर को शासन के बीच में ही मार डाले और मुगल साम्राज्य की गद्दी को प्राप्त कर ले। और खुसरो को सिख गुरु अर्जुन देव का समर्थन है, तो दोनों के बीच में, जहांगीर और खुसरो के बीच में भैरोवाल का युद्ध होगा, जिसमें जहांगीर की जीत हो जाएगी, जहांगीर जिसमें जीत जाएगा। लेकिन जो खुर्रम है, खुर्रम जिसे जहांगीर पर्सनली बहुत पसंद करता था, और जहांगीर का कहा जाता है सबसे लाडला जो था वो खुर्रम था, तो खुर्रम को इसने दक्षिण भारत भेजा, ये जाओ वहां पे अभियान करके आओ। बंगाल भी भेजा, अभियान करके आओ, और ये जीत गया। और इसी ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। और ये तय था, शुरुआत से ही तय था कि अगर खुसरो हारेगा तो ये बात तय है कि अगला शासक खुर्रम होगा, और खुर्रम को ही हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो अकबर के बचपन का नाम जलाल था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है, और शाहजहां का मूल नाम खुर्रम है। ठीक है, तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। तो अब हम खुर्रम के बारे में पढ़ेंगे, शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। 1 मिनट का समय दीजिए, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो अब हम शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां या खुर्रम की बात करते हैं, जो जहांगीर का सबसे लाडला था, और इसने बहुत सारे अभियानों में जहांगीर की मदद भी की है। देखिए, शाहजहां का शासनकाल अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। अच्छा, हर एक शासक की अपनी विशेषता है। जैसे बाबर जाना जाता है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए, हुमायूं जाना जाता है दोबारा से अपनी शक्ति को रीगेन करने के लिए, अकबर जाना जाता है साम्राज्य के विस्तार के लिए, साहित्य के विकास के लिए, अ, धर्म नीति के लिए, इन सब के लिए अकबर जाना जाता है। जहांगीर जाना जाता है चित्रकारी के लिए, और शाहजहां अपने अ, वास्तुकला के लिए, और औरंगजेब एक्सपेंशन के लिए
अर्थात साम्राज्य विस्तार के लिए और अपनी कट्टर धार्मिक नीति के लिए। तो हर शासक की अपनी एक विशेषता है और उसी विशेषता के इर्द गिर्द उस शासक ने सभी काम किए होते हैं। जितने भी उसके काम हैं वो उसी के इर्द गिर्द हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले हम इसका एक सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जन्म 1592 में हुआ था। इसके पिता जहांगीर हैं, माता जो हैं वो राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई हैं। स्थान लाहौर है और बचपन का नाम खुर्रम है। इसकी पत्नी जो है वो अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल है, जिसे इसने मलिक ए जामनी की उपाधि दी थी। 1331 में मुमताज की मृत्यु हो जाती है और मुमताज की याद में शाहजहां ने एक ऐसी इमारत बनवाई जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, जिसे कहा जाता है ताजमहल। तो मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ठीक है। राज्य अभिषेक इसका 1628 में आगरा में हुआ था। राजधानी 1628 में आगरा और 1638 में दिल्ली। यमुना नदी के किनारे शाहजहांबाद या पुरानी दिल्ली की स्थापना शाहजहां ने करवाई थी, लेकिन इसकी मृत्यु आगरा में ही होती है 22 जनवरी 1666 को। तो इसने अपनी कैपिटल को दिल्ली बना लिया था। शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। कारण यह है कि दिल्ली में लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, आगरा में मयूर सिंहासन बनवाया जिसे बाद में लूट लिया जाएगा, मोती मस्जिद बनवाई आगरा में, लाहौर में शीश महल बनवाया, दीवान ए आम और दीवान ए खास की स्थापना करी। और आज भी भारत की 2 सबसे बड़ी इमारतों में लाल किला और ताजमहल का नाम शामिल है। ताजमहल की अगर हम बात करें तो बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। इसके जो स्थापत्यकार हैं वो अहमद लाहौरी थे। इसकी रूपरेखा उस्ताद ईशा ने बनवाई थी। इसमें भारतीय, ईरानी और मध्य एशिया कला का मिश्रण है। हुमायूं का जो मकबरा है उसे ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। मयूर सिंहासन, ये देखिए इस तरह का दिखता था मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन को बेबादल खान ने डिजाइन किया था और इसमें भी पितरा दुरा जड़ाऊ शैली का प्रयोग किया गया था और यूनानी देवता आर्फिशियस का चित्रण इसमें किया गया है। तो ये खूबसूरत इमारतें हैं। इसके अलावा आप देखें लाल किले के बारे में, तो लाल किला जो दिल्ली में है उसमें 2 दरवाजे हैं। एक पश्चिमी दरवाजा है जिसे लाहौरी दरवाजा कहा जाता है और दक्षिणी दरवाजे को दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। इसमें दीवान ए आम है, दीवान ए खास है। मयूर सिंहासन जिसे तख्त ए ताऊत कहा जाता था, उसमें कोहिनूर हीरा भी था। ठीक है, ये चीज हमने अभी अभी देख ली है। शाहजहां के काल में साहित्य का भी विकास हुआ। शाहजहां का जो राजकवि था वो कलीम था, जो फारसी भाषा का एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसके अलावा वंशीधर मिश्र, हरि नारायण मिश्र जो संस्कृत से संबंधित थे, सुंदर दास और चिंतामणि जो कि हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष के आधार पर या किसी भाषा विशेष के आधार पर अकबर, जहांगीर या शाहजहां ने साहित्यकारों को संरक्षण दिया है। चाहे आप अकबर का शासनकाल देखें, चाहे आप जहांगीर का शासनकाल देखें या आप शाहजहां का शासनकाल देखें, संस्कृत और हिंदी के भी अगर कोई प्रसिद्ध कवि हैं तो उन्हें भी राजकीय संरक्षण दिया गया है, उन्हें भी राज्याश्रय दिया गया है। और ये बड़ी बात है जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के कट्टरवादी नीति जो है वो औरंगजेब के शासनकाल से ही शुरू होगी। उससे पहले धार्मिक सहिष्णुता की नीति ही अपनाई गई है, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी ही अपनाई गई है। दिल्ली में कॉलेज का निर्माण करवाया। कविंद्राचार्य को सरस्वती की उपाधि प्रदान की और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। कविंद्राचार्य के कहने पर संस्कृत आचार्य जगन्नाथ को महाकवि की उपाधि दी और सबसे प्रमुख योगदान इसके पुत्र दारा शिकोह ने दिया। दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों ही जहांगीर के पुत्र हैं। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में युद्ध भी होगा और माना जाता है कि दारा शिकोह सबसे उदार व्यक्ति था पूरे शायद मुगलों के इतिहास में। और दारा शिकोह अगर औरंगजेब की जगह अगला शासक बनता तो भारत के इतिहास को शायद हम किसी और तरह से याद कर रहे होते।
ठीक है, तो दारा शिकोह ने बहुत काम किया है, ना सिर्फ साहित्यिक था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत विनम्र था, बहुत अच्छा, सारी बातें दारा शिकोह के बारे में अच्छी ही की जाती हैं। दारा शिकोह के बारे में भी कुछ बातें आप जान लें कि यह शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र था दोस्तों। अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा का विद्वान था। कादरी के नाम से यह अपनी कविताएं लिखा करता था। इसके गुरु का नाम मुल्ला साहब बदख्शी था, जो कादरी सिलसिले से थे, और लेनपुल ने इसे लघु अकबर कहा है, और शाहजहां द्वारा इसे शाह बुलंद इकबाल कहा गया है। तो दारा शिकोह अरबी, फारसी और संस्कृत का विद्वान है। कादरी के नाम से कविता लिखा कर रहा है, और उपाधि इसको अकबर ने, लैनपूल ने लघु अकबर कहा है, और शाहजहां ने इसको शाह बुलंद इकबाल के नाम से पुकारा है। ठीक है, दारा शिकोह ने साहित्य में क्या योगदान दिया, ये भी जरा एक बार आपको पता होना चाहिए। तो उसने रामायण, भगवत गीता, योग वशिष्ठ और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया। रामायण का, भगवत गीता का, योग वशिष्ठ का, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया, और उपनिषदों का सर्र ए अकबर के नाम से या सर्र ए असरार के नाम से फारसी में अनुवाद हुआ है। तो ये तभी हो पाया जब वो खुद इन चीजों को जानता था, उसने पढ़ा होगा भगवत गीता को, रामायण को, और तब इसके महत्व को उसने समझा होगा, और फिर इसे पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया होगा। अगली बात यह है कि उसने 2 किताबें लिखी, सफीनात अल औलिया और मजमुल बहरीन, जो कि उसकी मूल रचना मानी जाती है। अनफॉर्चुनेटली औरंगजेब के साथ वो युद्ध में हार गया, और 1659 में औरंगजेब ने उसको फांसी की सजा दे दी। अपने ही भाई को उसने फांसी पर चढ़ा दिया दोस्तों। शाहजहां के काल में चित्रकला और संगीत का भी विकास हुआ। हालांकि चित्रकला का उतना विकास नहीं हुआ जितना जहांगीर के शासनकाल में हुआ, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा डेवलपमेंट शाहजहां के शासनकाल में देखने के लिए मिलता है। प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर और मीर हासिम थे। प्रमुख संगीतकार लाल खान थे। अन्य तथ्यों में लाल बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता, शाह बुलंद। शाहजहां ने आसफ खान को वजीर का पद और महावत खान को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। इसने नूर जहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने के लिए कहा था, और वहीं पर नूरजहां की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो जैसा हम सभी जान रहे हैं कि बहमनी राम का एक राज्य बना था जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था, और मोहम्मद बिन तुगलक जब शासन कर रहा होता है तो उसी समय बहमनी राज्य है, और फिर बहमनी राज्य 5 भागों में टूट जाता है। गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर, इन सब 5 भागों में देखने के लिए मिलता है। तो उसी में से जो अहमदनगर है, इसको शाहजहां ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अब दोस्तों फिर शासक बनेगा आलमगीर औरंगजेब, और औरंगजेब के समय पहली बार आपको उत्तराधिकार का युद्ध देखने मिलेगा, सक्सेशन वॉर देखने के लिए मिलेगा। और कहा जाता है कि 5 लड़ाइयां हुई थी अलग अलग लोगों में। तो सितंबर 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हो गया, और उसकी मृत्यु की अफवाह फैल गई, जिसकी वजह से उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा। तो बहादुरगढ़ की लड़ाई सबसे पहले फरवरी 1658 को होती है, और शाह शुजा इस युद्ध में हार गया और हार करके बंगाल चला गया। धर्मट की लड़ाई अप्रैल 1658 को होती है। जशवंत सिंह इसमें हार गया और औरंगजेब की इसमें जीत हो गई। सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 को होगी। दारा शिकोह इसमें हार जाएगा और यहां भी औरंगजेब की जीत होगी। खजुआ की लड़ाई जनवरी 1659 में होगी। शाह सुजा इसमें फिर हार जाएगा और अराकान की ओर चला जाएगा, और वहां अराकान के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। और देवराय की लड़ाई, ये निर्णायक लड़ाई होगी मार्च 1659 में बिटवीन दारा शिकोह एंड औरंगजेब। युद्ध बहुत लंबा चलेगा, लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब की
जीत हो जाएगी और दारा शिकोह को गिरफ्तार करके उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो देवराय की जो लड़ाई है, देवराय की जो लड़ाई है, इसे निर्णायक लड़ाई माना जाता है, इसे एक डिसाइसिव बैटल माना जाता है बिटवीन औरंगजेब एंड दी दारा शिकोह। इसके बाद औरंगजेब अगला शासक बनेगा। तो औरंगजेब ने शासक बनने के लिए ही इतने युद्ध कर लिए हैं, अपने भाइयों का खून बहा दिया है, और वो चीज उसके शासन में भी दिखाई देगी, वो चीज उसके रूल में भी दिखाई देगी। सामान्य परिचय पढ़ लें कि मुगल साम्राज्य का छठवां तथा अंतिम प्रभावी शासक है ये। इसका जन्म 24 अक्टूबर 1618 को गुजरात के देहात में हुआ था। शाहजहां के चार पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब जो कि मुमताज महल, और मुराद। तो दारा शिकोह को भी मार डाला, शाह शुजा को भी मार डाला, मुराद भी। तो मुराद बंगाल चला गया था। ठीक है। तीन पुत्रियां थी, एक जहां आरा, ठीक है, जिसको फर्स्ट लेडी कहा जाता था। तो इसकी जहां आरा जो बेटी थी, इसे फर्स्ट लेडी कहा जाता। पत्नी राबिया बेगम, जिसे दिलराज बानो बेगम कहा जाता है, और इसका मकबरा औरंगाबाद में बनवाया है, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। और इसने भी कोशिश की थी कि अपने पिता की तरह यह भी ताजमहल जैसी इमारत बनवाए, लेकिन वो उसे बनवा नहीं पाया था, बट उसने कोशिश पूरी की थी। शिक्षक मीर मोहम्मद हकीम थे। ये सुन्नी धर्म का अनुयायी था, इसे जिंदा पीर भी लोग कहते थे। उत्तराधिकार के बाद दो बार इसका राज्य अभिषेक हुआ है। जुलाई 1658 में आगरा में राज्य अभिषेक हुआ, और 1659 में दिल्ली में इसका राज्य अभिषेक हुआ, जब इसने देवराई का युद्ध जीत लिया। एक और चीज आप याद रखिएगा कि इसने अपने पिता को कैद करवा दिया था जेल में, जहां से उसे सीधे तौर पर ताजमहल दिखाई देता था, और जेल में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो कितना क्रूर था, इस बात का अंदाजा हम इन चीजों से भी लगा सकते हैं। अब इसकी धार्मिक जीवन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये सुन्नी मुसलमान था, और इसने भारत में शरिया कानून को लागू किया। अत्यधिक रूढ़िवादी विचार थे। इसने बहुत सारे फरमान जारी किए, जिन्हें जबावीत के द्वारा संकलित किया गया है। सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। नौरोज, गायन, झरोखा दर्शन और जन्मदिन पर तोलने की प्रथा को बंद कर दिया गया। हालांकि स्वयं वीणा वादन करता था, लेकिन दूसरे का संगीत बंद कर दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत की सर्वाधिक फारसी पुस्तकें इसी काल में लिखी गई हैं। 1679 में इसने जजिया कर को दोबारा शुरू कर दिया, जो 1711 तक चलता रहेगा। औरंगजेब ने सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए। सोमनाथ, विश्वनाथ और जहांगीर के काल में वीर सिंह द्वारा केशव राय मंदिर को तोड़ा गया, तो मंदिरों को भी तोड़ा गया। और औरंगजेब भारत को दारुल हर्फ अर्थात काफिरों के देश से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हो जाती है खुलदाबाद में। औरंगजेब के समय मुगल प्रांतों की संख्या 20 थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बनियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो औरंगजेब के बेटे का नाम भी अकबर है। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और इस तरह दोस्तों मुगल साम्राज्य का पतन होता है, और इस तरह अल्टीमेटली मध्यकालीन भारतीय इतिहास की भी समाप्ति होती है, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की भी समाप्ति होती है। अब हमें मंगलवार से शुरू करना है दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास को। तो अपनी जो कॉपी आपने बना रखी है, उसी कॉपी को दोबारा आप यूज करेंगे हेडिंग बना करके, और फिर से हम बोर्ड पर चीज़ों को लिख रहे होंगे। तो मंगलवार से आपको मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।